स्वागत है दोस्तों न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में। आज जिस तरह ठीक से है किसान उस्ताद। रास्तों पे उतरा हुआ है और जिसके बाद मोदी जी का एक भाषण आया, हमारे देश में लोग अब अलग अलग नामों से जाने जाने लगे हैं। अब आंदोलन करना भी एक तरह की बनती हुई नजर आ रही है। इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है जस्टिस कोलसे साहब, जो रिटायर्ड जस्टिस है मुंबई हाईकोर्ट से। स्वागत करता हूं सर न्यू इंडिया न्यूज नागरिक विकल्प में आपका। थैंक यू। जी सर, जिस तरह से मोदी जी का बोलिए। भाषण आया था और उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया, उस पर मैं आपकी पहले एक प्राइमरी थोड़ी टिप्पणी लेना चाहूंगा सर। ऐसा है कि मोदी जी का इतिहास बहुत अजब है। हम्म। वो इतने सफाई से झूठ बोलते हैं कि उनको लगता है कि सब दुनिया मूर्ख है। यदि हम लोग आंदोलन जीवी है हम्म। तो यदि आंदोलन या सत्याग्रह ये शस्त्र भारत को मालूम नहीं होता तो क्या मोदी जी पीएम बनते? हमारा देश स्वतंत्र होता? हम्म। वो छोड़ दो। अन्ना हजारे का तथाकथित आरएसएस स्पॉन्सर्ड आंदोलन हम्म। ने तो मोदी को पीएम बनाया ना। हम्म। तो ये गवार जैसी बातें करते हैं कभी कभी। उनको लगता है उनके दो दो हेतु होते हैं। एक तो मूल मुद्दे से भारतीयों को हटाना। हम्म। ये कभी बोलते हैं कि वो बादल थे इसलिए पाकिस्तान का रडार हमारा प्लेन नहीं दिखेगा, हम्म। उनको नहीं दिखेगा। तो ये मूर्ख जैसी भाषा करके हम लोगों को मूर्ख बनाते। ये आंदोलन जीवी हम्म। किसानों का तो अपमान था, हम्म। लेकिन किसानों का आंदोलन जब वो खत्म नहीं कर रहे हैं, हम्म। खत्म नहीं कर सकते हैं, अभी तो उनकी वो बहुत बड़ी मुश्किलें बढ़ी है। जहां इन्होंने सुली या खिले ठोके हम्म। वहां उन्होंने फूल लगाया। जी। तो इनको शर्म आनी चाहिए किसान के खिलाफ एक लफ्ज भी बोलने। अन्नदाता है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि छोटे किसान, मजले किसान, अरे किसान छोटे के बड़े का सवाल नहीं, हम्म। जो भी अनाज खाता है हम्म। उसका यह आंदोलन है। लेकिन हमारे लोग समझते नहीं, और हमारे पास मीडिया नहीं। आप जैसे लोग चंद लोग हैं। यदि मोदी शाह हम्म। के बनाए हुए कानून के तहत अदानी के गोडाउन भरते हैं धान से हम्म। और अंबानी खुदरा बाजार में बेचता है, हम्म। तो वो क्या सेवा करेंगे हमारे, क्या मुनाफा कमाएंगे? जी जी सर, इनको आप पीडीएस बंद करनी है। ये हम्म। पीडीएस बंद करने का प्रयास हम्म। वाजपेयी के जमाने में हुआ था। हम्म। और अभी मोदी आते ही मई 2014 में शांताराम कमेटी स्थापित की। हम्म। और उसके पहले जो कमेटी थी उन्होंने कहा था कि हम कभी भी पीडीएस खत्म नहीं कर सकते और एमएसपी खत्म नहीं कर सकते। एमएसपी आपको बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे भारत की नर्व है, सबको खाना खिलाना हमारी जरूरत है। इसलिए कांग्रेस मरता क्या नहीं करता, क्यों नहीं, लेकिन उन्होंने अन्न सुरक्षा कायदा लाया था। अन्न सुरक्षा कानून लाया तो कोई भी भूखा आदमी आप हाईकोर्ट में जाके अनाज मांग सकता है, ये कानून के तहत। लेकिन ये मोदी जी को और ये संघ की जो आइडियोलॉजी है हम्म। कि भारत में ये मुट्ठी भर आर्यभट्ट ब्राह्मण छोड़ के वो मालिक है, और हम सब दो दो रोटी के 2 जून की रोटी ही हमारा विकास है, ये हम्म। इनकी आइडियोलॉजी है। उसकी अमल बजावनी मोदी 2014 से कर रहे हैं। शांताराम कमेटी ने रिकमेंड किया था, हम्म। शांता कुमार कमेटी ने, हम्म। कि पीडीएस खत्म करो। हम्म। ये ऐसे कानून लाके गोडाउन, जो इसेंशियल कमोडिटी गोडाउन है, वो गोडाउन भरने की जो इजाजत नहीं है वो भरने को दे दो। हम्म। यानी कारपोरेट सेक्टर के हाथ में किसानी देना है, जमीन देनी है। क्योंकि कारपोरेट सेक्टर ने अभी देश को चूस चूस के खा के देश को खत्म किया है। हम्म। बचा है क्या? तो सिर्फ
किसान और किसानी, हम्म, और किसानी से जाबी जीतता। देखो ना, तुम किसानी का इनपुट है वो कारपोरेट के हाथ में है। हम्म, कोई खाद होगा, हम्म, कोई औषध होंगे, मेडिसिन होंगे, यानी पेस्टिसाइड्स होंगे, सब किसान को बेचते हैं, तो कारपोरेट सेक्टर बेचता है। अभी कारपोरेट सेक्टर सिर्फ किसान जो उपजता है हम्म, वो खरीदने के पोजीशन में आज नहीं था, क्योंकि मंडियां थी। हम्म, तो ये भी उनको, यानी महंगा इनपुट देना और सस्ते में आउटपुट खरीद करना और हम्म, किसानी बर्बादी करना, किसान की बर्बादी करना, हम्म, ये तीन कानूनों का हेतु है। किसान अच्छी तरह समझ गए। मुझे ताज्जुब होता है कि एक छोटा किसान बड़ा किसान कोई सवाल नहीं है, जो भी अनाज खाता है उनको हम सब लोग आपके माध्यम से लोगों को समझाना चाहिए हम्म, कि हमें 2 जून की रोटी तक नहीं मिलेंगी यदि ये तीन कानून पास होते हैं। तो मैं बार बार, अभी भी मैं बॉर्डर पे जा रहा हूं कल, हम्म, बार बार किसानों को विनती करता हूं कि घर जाके सड़के मरना है कि यहाँ लड़के मरना है, आपको तय करना है। क्योंकि यदि आप घर जाएंगे तो आपकी सब अगली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, और ये पाप हमारे आंखों देखा हाल हमको देखना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ लड़ेंगे, मरेंगे नहीं तो जीतेंगे, लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। जी सर, जिस तरह से मोदी जी ने भाषण में बताया कि कुछ लोगों को आंदोलन करने की आदत हो गई है, हर जगह पे वो आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, तो क्या फायदा होता है सर इन लोगों का आंदोलन करके, बार बार आंदोलन करके? क्या उनका सॉरी, उनका कोई उनको कोई बेनिफिट मिलता है आंदोलन करने से? बार बार हर आंदोलन में अगर कोई लोग नजर आते हैं, तो उनका कोई फायदा नजर आता है क्या उनका? ऐसा है कि मोदी जिस जमात से आया है, जिस जहरीली सोच से आया है, संघ, हम्म, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया था। हम्म, मैं क्या समझता हूँ कि आंदोलन में नहीं जाना ये एक बात है, हम्म, लेकिन विरोध करना रिटर्न विरोध है। हम्म, 1942 में मुखर्जी ने ब्रिटिशों को खत लिखा था हम्म, कि ये जो चल रहा है, हम्म, चले जाओ आंदोलन, ये हमें थोड़ी मदद करो, हम ये खत्म कर देंगे। हम्म, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना जब स्थापित हुई थी, तो उन काउंटर करने के लिए सावरकर ने दूसरी सेना स्थापित करी थी ब्रिटिशों की मदद के लिए। हम्म, तो जिन्होंने आंदोलन किया नहीं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध किया, वो आंदोलन की खातिर जाने। और मैंने पहले बोला आपको, यदि आंदोलन या सत्याग्रह का शस्त्र हमारे पास नहीं होता तो भारत कभी स्वतंत्र होता ही नहीं। और भारत नहीं स्वतंत्र होता तो मोदी, उनका जो धंधा है ना, तेल घांची, मोदी तो मोद घांची है ना, घी या तेल बेचते हैं, वही बेचते रहते, पीएम कैसे बनते? दूसरी बात, अभी अभी का उदाहरण है कि हजारे का आंदोलन जो आरएसएस स्पॉन्सर्ड था, उसके बदौलत जो भी झूठ सब आंदोलन था और उसमें लिए मुद्दे सब झूठ थे, एक भी मुद्दा साबित नहीं हुआ, एक भी करप्शन साबित नहीं हुआ, लेकिन मोदी तो सत्ता पे बैठे ना। तो मोदी आंदोलन जीवियों को की खिल्ली उड़ाते हुए, ये मोदी की खासियत है, आज तक मोदी ने जिस थाली में खाया उसी थाली में थूका। तो क्या बोलेंगे मोदी के बारे में? जी सर, मैं एक और एक मुद्दे पे आना चाहूंगा, क्योंकि आप एक रिटायर्ड जज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, शांतिपूर्ण विरोध किया जा सकता है। सारे आंदोलनों में देखा गया है कि लोगों पे अलग अलग धाराएं लगा दी गई, केस लगा दिए गए हैं। किसानों पे भी ये देखा जा रहा है, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में भी ये देखा गया था। और आज जिस तरह से किसानों को शांतिपूर्ण आंदोलन के बावजूद बदनाम करना, उनके रास्तों में किले खोद ठोक देना, रास्ते खोद देना, तो क्या ये कोर्ट का अपमान नहीं है? कोर्ट के जजमेंट का अपमान नहीं है? और मैं तो कोर्ट को हमारा माता पिता ईश्वर समान समझता हूँ। हम्म, मैं कोर्ट को ओपन विनती करता था कि सरकार को पूछो कि इनको लाठी चार्ज करने का अधिकार किसने दिया है। हम्म, ये हमको ठंडे पानी के फवारे
जीरो टेम्परेचर में हमारे ऊपर मार रहे हैं, यह अधिकार इनको किसने दिया है? यदि कोर्ट मानता है कि हमें आंदोलन का अधिकार है, तो हम पर हमला करने का किसी को अधिकार नहीं है ना। कोर्ट ने वो रोकना चाहिए था। कोर्ट ने इतना बोला कि उनको अधिकार है, लेकिन आंदोलकों के संरक्षण के लिए कोर्ट ने कुछ नहीं किया। ये करना चाहिए था। बात दूसरी ऐसी है कि जब भी आंदोलन होता है, महात्मा गांधी ने कहा है कि मैं तो जो कानून हमारे हित में नहीं है वो कानून मैं मानूंगा नहीं, चाहे तो मुझे जेल भेजो। और उनका उसके भी आगे जाके कहना था कि अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य, ये रोटी कपड़ा मकानों से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें बोलने का अधिकार, आंदोलन का अधिकार, ये हमारे मूलभूत अधिकार है, ताकि हम हमारे खिलाफ ताकतों से लड़ सके अहिंसात्मक मार्ग से। उस जमाने में संविधान नहीं था, लेकिन आज मैं हमेशा कहता हूं कि संविधान के दायरे, आर्टिकल 19 के दायरे में और अहिंसात्मक मार्ग से आंदोलन करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो हम हमारे आखिरी सांस तक उसका इस्तेमाल करेंगे। जी, जिस तरह से आपने अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में बताया, एक अर्णव गोस्वामी का एक फैसला आया था, उसको एकदम इमीडिएट जामीन मंजूर हुआ था। इस मुद्दे को लेकर ही हुआ था कि बोलने की आजादी होनी चाहिए। और आज का एक उदाहरण हम ले, रियाना ने जिस तरह से ट्वीट किया, उसको लेके बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी अर्णव गोस्वामी के ऊपर, आपको अगर चैनल पसंद नहीं है तो ना देखे। तो अब रियाना के ट्वीट पे ये चीज लागू नहीं होती है क्या सर? होती है। नहीं, अभी वो बात छोड़ो ना। एल्गार परिषद के जो 17 की एल्गार परिषद दिसंबर 17 की, उसमें जिनको अरेस्ट किया है उनका सब एविडेंस डॉक्टर्ड है। ये अभी वॉशिंगटन पोस्ट ने डिक्लेयर, क्योंकि वो जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्क लिया पुलिस ने, उसमें मोदी के मारने का कट, उसके डॉक्यूमेंट इम्प्लांट किए। ये अमेरिकन एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया है, उसका न्यूज आइटम आज कल अभी वॉशिंगटन पोस्ट ने दिया था। तो भी, और जो लोग अंदर है जिनको हाथ में अपना गिलास भी पानी का धरने पकड़ नहीं सकते, उनको जेल में रखा है। और जब वो आदमी जो फादर स्टेन एप्लीकेशन करता है कोर्ट में कि मुझे पानी पीने के लिए स्ट्रॉ देने के बोलो, जेल स्ट्रॉ देने को बोलो, तो कोर्ट अदर साइड टू से करता है और 20 दिन की मुदत देता है कोर्ट एनआईए को। यदि हमारी सभी संवैधानिक संस्थाएं यदि इसी तरह से सड़ी हुई है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आंदोलन की सिवा दूसरा चारा क्या है? जी। संवैधानिक संस्थाओं का काम होता है कि अपने अपने दायरे में एक दूसरे पर नजर रखे, एक दूसरे को दुरुस्त करे, एक दूसरे का चेक करे। लेकिन आज तो क्या हो गया है, जज सुप्रीम कोर्ट की स्तुति कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज मोदी की स्तुति कर रहा है, और मोदी सुप्रीम कोर्ट की स्तुति कर रहा है। यानी जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव एक हो गए ना। तो किसका कर्म करेगा? इसीलिए मैं बोलता हूं, अभी भी आप आपके रिकॉर्ड को रखो, यदि हमारे सभी संवैधानिक संस्थाएं प्रामाणिकता से संविधान के तहत काम करेंगी, तो मोदी शाह की आखिरी जगह जेल है। क्योंकि ये गुजरात फाइल नाम की किताब है मेरे पास, उसमें जो स्टिंग ऑपरेशन है वो मैंने पढ़े है कई बार। एटीएस प्रमुख बोलता है कि एक भी इन्वेस्टिगेशन मोदी शाह के जमाने में हमें हमारे इच्छा के मुताबिक करने नहीं दिया। हमारे पास जो महत्व के कागज थे वो शाह हमसे छीन के लेता था। यदि ये इनका ये काला इतिहास गुजरात का 10 साल का है, तो देश के पैमाने पर यही हो रहा है, वही हो रहा है। ये लाल किले पर कौन गया था?
या कप मिश्रा और उनकी शाहीन बाग के आंदोलन में क्या भूमिका थी? दिल्ली के मुस्लिमों के बस्ती जलाई, क्या मुस्लिम लाई? ये ठीक है तर्क तुम्हारा कि मुस्लिमों की बस्ती जलाते हैं, दलित ही भीमा कोरेगांव में दलितों पर अत्याचार करते हैं। अरे क्या इतने लोग मूर्ख है क्या? इतना तर्कहीन समाज है क्या हमारा? मुस्लिम ही मुस्लिमों पर बम डालते हैं। वो 18 जो बम फोड़ते, वो सब आरएसएस के पदाधिकारी ने करे ना, ऑर्डिनरी सिटीजन भी नहीं थे। वो तो रेगुलर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल के पदाधिकारी थे, उन्होंने बम स्फोट करवाए। कर्नल पुरोहित के घर में अभी बचपन से जाने वाले बच्चे कहते हैं कि कर्नल पुरोहित के घर में क्या चलता था। वो कर्नल पुरोहित अभी हीरो हो गए। यदि इसी तरह से सरकार चलेगी तो यहाँ न प्रजातंत्र रहेगा, ना न्याय की, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय की भाषा रहेगी, ना बंधुता रहेगी। और वही हो रहा है आज। लव जिहाद क्या, घर वापसी क्या, भारत पाकिस्तान क्या, कश्मीर भारत कश्मीर क्या। अरे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हमारे प्रमुख मुद्दे होने चाहिए राजनीति के। हम क्या राजनीति कर रहे हैं आज? सर, ये जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये मुद्दे कहीं ना कहीं खत्म हो गए हैं राजनीति से। बिल्कुल इनका खात्मा हो गया है। कोई भी राजनीति मतलब पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी आज इसको लेके आंदोलन करती हुई नजर नहीं आती है। आज पेट्रोल का दाम 100 रुपए छूने को है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी कमजोर हो गया है। मैं वही बोलता हूँ कि हमारे सभी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां मनुवादी और मनीवादी विचारों से प्रेरित है। और जो भी हमारे जैसे लोग हैं जो मनुवादी और मनीवादी के खिलाफ काम करते हैं, उनकी हर रोज बदनामी, पहले उनका अनुलेखा ने उनको मारा जाता है, बाद में बदनामी करी जाती है। अभी देखो ना, एल्गार में हमारी इतनी बदनामी होने के बाद मालूम हुआ कि वो सब डॉक्टर एविडेंस है, झूठा एविडेंस है। तो हमने 4 साल कितने सफर किए होंगे। तो इसी तरह से ये जहरीली मनुवादी सोच और मनी की जो साठगांठ है, ये सभी पार्टियां और उनके नेता उनके गुलाम है। और इन मनुवादी और मनीवादियों के सत्ता को उखाड़ फेंकना ही हम सबका काम है। जी सर, अभी मैं आपसे एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा, जनता के नाम एक संदेश लेना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए। चलो ठीक हो गया। अभी हमारे दर्शकों के लिए चलते चलते एक संदेश दे दीजिए। आज की परिस्थिति में उनको क्या विचार करना चाहिए देश के लिए, क्या विचार बेहतर है? मैं मेरे सभी भारत के सभी जाति धर्म के लोगों को और विशेषतः गरीबों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आप जात, धर्म, पंथ, प्रांत छोड़कर रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दे। अपने विकास की बात करे, ना कि घर वापसी की जरूरत है, ना कि लव जिहाद की जरूरत है, ना कि भारत पाकिस्तान लड़ाई की जरूरत है, ना कि भारत का कश्मीर के झगड़े की जरूरत है। और इसमें राजनीति न करे। हमारे जाति धर्म का नेता भी हमारा शत्रु है। वो अपने जाति के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे मौला मौलवी हो, फादर पादरी हो, नहीं तो ब्राह्मण, वो हमारे नहीं है। वो सब ऊपर के स्तर पर वो सब एक है। फादर पादरी, ब्राह्मण, मौला मौलवी, ये एक दूसरे के हित संबंध आबादित रखते हुए हम सभी सामान्य जनता को मुट्ठी में रखते हैं। तो हमें इनके मुट्ठी से बाहर आके रोटी, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए राजनीति करनी होगी।
जी जी सर, आपने बहुत अमूल्य समय दिया सर हमारे लिए, और जनता के लिए बहुत खूबसूरत संदेश दिया। न्यू इंडिया न्यूज़ की तरफ से मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद सर।